हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का मॉडल सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक चीज़ जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, शेयर करके किसी का अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी डायरेक्टली जरूर अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सबको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेट 2 है, आपको पता है 40 नंबर का होने वाला है सेट 2 और इसमें आप लोगों का 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा जो एग्जाम होगा। तो ठीक है, और जो मॉडल सेट आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पता ही आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का सेट 2 का सबसे पहला सवाल है कि शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित करें। तो देखिए, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, ठीक है, जिसे हम लोग W से सूचित करते हैं। और हम लोग शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए यहाँ पर शक्ति अर्थ क्या होता है, यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कितना समय में कितना कार्य करता है, ये उसका पावर दर्शाता है। ठीक है, आप 1 सेकंड में कार्य कितना कर देते हो, ये आपका पावर है। आपके मुकाबले में आपका दोस्त 1 सेकंड में आपसे कम कार्य करता है तो उसका कम पावर हो जाए। मान लीजिए आप क्या, एक पेड़ में बहुत आम है, ठीक है, अब वहाँ आम बहुत गिरा हुआ है नीचे, अब आप और आपके दोस्त वहाँ उठाने गए। ठीक है, अब आप देख रहे हो क्या 1 सेकंड में आपके दोस्त, चलो 1 सेकंड नहीं, मैं 1 मिनट का बात कर ले रहा हूँ, 1 मिनट में आपके दोस्त ज़्यादा आम उठा ले रहे हैं बट आप नहीं पा रहे हो। आपके दोस्त 10 आम उठा लिया 1 मिनट में ही, लेकिन आप नहीं उठा पा रहे हो, आप कम। तो मतलब आपका पावर कम है, आपका शक्ति कम है, कार्य करने का दर कम है आपका। तो यही होता है कार्य करने की दर, कि कितना समय में कितना कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं शक्ति। आगे देखो, आवृत्ति को परिभाषित करें तो इसका ऐसा मतलब लिखिए, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी में, कोई भी ऑब्जेक्ट में 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं, उन कंपनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, 1 सेकंड में, जैसे ये अगर ग्राफ का बात करूं, ये ग्राफ बना हुआ अगर, ठीक है, तो इस प्रकार ये 1 कंपन पूरा हुआ, फिर से होगा तो 1 कंपन पूरा होगा, इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक 1 कंपन। तो पर सेकंड, 1 सेकंड में इस प्रकार से कितना सारा कंपन हो गया, वो आवृत्ति कहलाता है। समझो। और आगे देखो, अवगाड्रो, अवगाड्रो नहीं, अवगाड्रो होगा। ठीक है, तो अवगाड्रो का संख्या का मान, यानी कि अवगाड्रो नंबर्स का मान क्या होता है? तो याद रखिए 6.022 × 10⁻23 इसका नंबर होता है। मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर मास? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के 1 मोल, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो आपका, उसमें 1 मोल में जितना द्रव्यमान होगा उसे हम लोग उसका मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। बस इतनी सी कहानी है जो सबकी जुबानी है। और आगे बढ़ते हैं। किनाल किरणें क्या है? तो देखिए, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें किनाल किरणें कहलाती है। ठीक है, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि धन आवेशित किरणों को किनाल किरणें कहते हैं। किनाल किरणें पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, और इसकी खोज जो दोस्तों 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि किनाल किरणों का खोज किसने किया, तब वो क्या बोलोगे? सर गोल्डस्टीन ने किया था, आपने बताया था। बिल्कुल, गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1886 में। कौन सा चार्ज होता है? तो धन आवेशित होता है। ठीक है, आगे देखो, 2 संक्रामक रोगों को नाम लिख दीजिए, चेचक और कोरोना। यहाँ पर हैजा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। चेचक हो गया और कोरोना तो भी हाल ही में आप लोगों को पता है कि संक्रामक, कितना तेजी से इसका संक्रमण दर था, पता है आपको? पता भी नहीं चला आप किसके संपर्क में आए, बट कोरोना हो चुका था। तो ये कितना काफी खतरनाक था। ठीक है, और चेचक भी होता है दोस्तों। आप लोगों ने अभी हाल ही में एक मूवी आया था RRR, ठीक है, आप लोग देखा होगा, साउथ का मूवी है, अगर किसी ने देखा है तो। उसमें एक जगह पे होता है ना, आलिया भट्ट क्या करती है, मतलब झूठ में बोल देती है पुलिस वालों को कि यहाँ पर चेचक फैल चुका है, तो पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, और आगे चेक भी नहीं करता है। तो यहाँ पर बुद्धि लगाता है चेचक, क्योंकि पुलिस सोचेगा यार चेचक अगर मुझे हो जाएगा तो फिर क्या ही मैं करूँगा, तो सब भाग जाता है वहाँ से। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। सिर्फ शारीरिक रूप से देख रहे हैं, हाँ चलो हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, नहीं, वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना ही चाहिए, बल्कि साथ में उसे मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का उसे टेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे कितने आदमी मिलते हैं जो उसको मानसिक तनाव ना हो, समझ गए? तो वो फुल्ली स्वस्थ कहलाता है।
आगे देखो किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दिया। और ये दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं, जो कि 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और 5 सवालों का जवाब देना, यानी कि 15 नंबर आप पॉकेट में भर कर घर ले जाओगे। तो देखो क्या है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है और उनके कारक का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। बहुत आसान सवाल है। गतिज ऊर्जा परिभाषित क्या होता है आखिर गतिज ऊर्जा? गतिज नाम से ही पता चल रहा है, गति मतलब किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें जो उपस्थित ऊर्जा होता है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप पूरा स्पीड से दौड़कर जा रहे हो पूरा, तो आप में तो ऊर्जा है ना, जाकर मार दिए, एक किसी से बज्जर मार दिए धड़ाक से, जिसको आप मारे उसको भी चोट लगा और आपको भी चोट लगा, ठीक है, फिर हो गया हाथापाई चालू। तो आप में एक दौड़ के जा रहे हो, आप में ऊर्जा है, आप इसको मारे तो उसको चोट लगा ना, तो आप में एक ऊर्जा है, ठीक है। किसके कारण? आपका वेग के कारण, आपका कुछ ना कुछ वेग है। अगर धीरे धीरे चल के जाओगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, जाकर टकरा जाओगे, कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार जितना ज्यादा गति उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होता है, समझ गए। तो किसी वस्तु की गति के कारण उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। किस पर? याद रखिए फॉर्मूला। आप लोग गतिज ऊर्जा बराबर एक लाइन यहाँ लिख भी सकते हो, एक लाइन आप यहाँ लिख देना अच्छा होगा। और कि गतिज ऊर्जा बराबर की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एक लाइन यहाँ लिख देना, ठीक है। अब किस पर डिपेंड करती है? एम और भी, है ना। मतलब गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, एम पर यानी कि द्रव्यमान पर, और वस्तु की भी मतलब वस्तु की गति पर। समझ गए? बस इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। किस प्रकार से? देखिए क्या होता है ना, इस प्रकार से वाइब्रेट होता है, इस प्रकार से वाइब्रेट होता है, गया फिर थोड़ा सा खाली करा, फिर इस प्रकार से गया, मतलब इस प्रकार से जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब कंपन कर करके जाता है, इधर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है ना वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जब आप किसी लकड़ी कांटी को दीवार में ठोकते हो ना, तो उसमें जो कंपन होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या? जब आप किसी कांटी को दीवार में ठोकते हो तो उसमें जो कंपन होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग उसके का। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? आप किसी रस्सी को ऐसे ऐसे करते हो, ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जब कण ऐसे ऐसे मूव होता है उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इस अनुप्रस्थ तरंग। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। समझ गए? और किस प्रकार से देखो, ये हो गया, आप 1 मिनट इस चीज को देख लो, ये है इस प्रकार से कण किधर जा रहा है? जा तो इधर रहा है, लेकिन तो यहाँ से ऊपर उठा ना, अब नीचे उधर जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या नीचे जा रहा है, मतलब क्या जा तो इधर रहा है पर इसका दिशा क्या है? इसका ऑपोजिट में, मतलब 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है, इसी तो बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। मोल में बदले 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन O2 बराबर लिखना, यहाँ पर एक लाइन की ऑक्सीजन गैस बोला है यानी कि O2, तो O2 बराबर, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुने 16 हो जाए यानी कि 32 हो जाएगा। इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 32 U। आपको निकालना है मोल। हमको पता है मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यानी कि दिया गया द्रव्यमान M बटे आणविक द्रव्यमान, मतलब मोलर द्रव्यमान बड़ा M। दिया गया कितना द्रव्यमान है? आपको मोल दे दिया है ना, तो चलिए 10 मोल मैंने लिख दिया बराबर छोटा m जो है, मतलब क्या, अरे सॉरी यहाँ पर 10 मोल में बदले, अरे 10 मोल नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। 12 ग्राम दे दिया है ऑक्सीजन, 1 मिनट, यहाँ पर 12 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया आप लोग, यहाँ पर देखिए 12 ग्राम दे दिया ऑक्सीजन, मतलब दिया गया द्रव्यमान कितना है 12, बटे में मोलर द्रव्यमान कितना आया देखिए 32, तो बटा 32, आप लोग भाग दे देना इसको, सॉरी 32 होगा, ठीक है, भाग दे देना इसको, कितना बार में जाएगा, 2 से काट देना, 2 16 32 और 2 6 12, ठीक है, और फिर से काट देना, 2 3 6 और 2 8 16, 3/8 आ जाएगा इसका, ठीक है, 3/8 आ जाएगा इसका। तो 3/8 को आप लोग भाग दे देना, ये आ जाएगा 8 3 24 और 8 7 56, 0.37 आई थिंक इसका मोल आंसर आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर? CO2 होता है ना जी हाँ सर, CO2 होता है। तो CO2 का द्रव्यमान लिख सकते हो, CO2 का मोल आप लिख सकते हो, CO2 का मोलर द्रव्यमान, मैं डायरेक्ट CO2 बराबर लिख रहा हूँ। कार्बन का कितना होता है? तो सर 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना 16, तो 16 दूनी 32 और 12 जोड़ के हो जाएगा 44, हो गया ना। अब आपको निकालना है मोल, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, आपका याद रखना है ये द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान 44 और है यहाँ पर कितना दिया गया द्रव्यमान 22। तुम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर? हम लोग मोल निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे? तो मोल बराबर
दिया गया द्रव्यमान m बटे मोलर द्रव्यमान बड़ा M, दिया गया द्रव्यमान 22 बटे मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 44। काट देना, एक बार 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 0.5 मोल आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। और ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूं, सभी लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे, बस वही लिखना, फॉर्मूला सेम होगा, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान छोटा m बटे मोलर द्रव्यमान बड़ा M। 10 मोल, यहाँ पर मोल ही दे दिया, मतलब यहाँ पर 10 लिख देना। आपको निकालना है द्रव्यमान, मतलब ये छोटा वाला m निकालना है, बटा बड़ा वाला m क्या होगा, क्योंकि बोला है जल है, तो जल मतलब होता है H2O, तो H2O का मोलर द्रव्यमान आप निकाल लेना और यहाँ पे जितना आएगा m की जगह पर इतना पुट कर देना, बस गुना कर देना, इधर आंसर जाएगा। इतना ही बता दिया, आंसर तो आप कमेंट करके जरूर बोलोगे, करोगे ना यार, कर भी लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे खुशी होती है उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अगला सवाल देखिए, उदाहरण के साथ परिभाषित करें क्या संयोजकता यानी कि वैलेंसी किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए किसी परमाणु कोई भी तत्व है, उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 3 है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ले भाई तू ले ले और मुझे भाई अष्टक पूरा कर दे, मेरा 8 से पेट भर गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2, 8, 7। अब बोलेगा भाई साहब मुझे अष्टक पूरा करना है, लेकिन अपना 7 तो दूंगा नहीं भाई, मुझे 1 देना है तो दे दो, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, तो 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 कक्ष में उसका पेट भरता है। आप याद रखना, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का पेट कब भरता है, जब उसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में मिलता है तब। जैसे मान लो आप शादी में जाते हो, 8 पूरी खा लेते हो तो आपका पेट भर जाता है, उसी प्रकार इसका क्या 8 इलेक्ट्रॉन से पेट भरता है, ठीक है। तो 7 को इसको और एक चाहिए, तो इसको एक कब इसका कैसे पेट भरेगा, या तो 7 को किसी को दे दे, ठीक है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन का उल्टी कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो इसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, 7 देना तो ज़्यादा दिक्कत है ना, तो 1 लेना आसान है, किसी से वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1, तो इसलिए इसका संयुक्त कितना हो जाएगा, तो इसलिए किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को उसका इलेक्ट्रॉन संयोजकता बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, जी हाँ 1 हो जाती है। समभारी क्या होता है दोस्तों, देखो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, समभारिक। याद रखना, समभारिक नाम से भी पता चल रहा है, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, मतलब भार समान होता है, परमाणु क्या भार, परमाणु भार समान होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समभारिक। और उदाहरण कैसे देखिए, कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन तथा नाइट्रोजन, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है, कार्बन का नाइट्रोजन का 40 नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लेना, ठीक है, दोनों का परमाणु क्रमांक यहाँ पर ये गलत है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग एक एग्जाम्पल कमेंट करके बोलना, ठीक है, क्या होगा, चलो एक लिए होमवर्क भी आप लोग को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर समभारिक क्या होगा, कमेंट करके बोलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो देखो, हमारे शरीर में किस बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवा दी जाती है, उसे ही टीका वो वैक्सीन कहते हैं। आप समझ रहे हो, कुछ दिन पहले आप तो हाल मतलब याद ही होगा, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है, था ना, वैक्सीन 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 लगा रहे थे ना सब कोरोना का, तो वही है टीका। क्यों, उससे हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब आपको कोई वायरस अटैक करता है तो उसके पहले से आपके शरीर में ऐसे एंटीबॉडी मौजूद रहता है कि वो वायरस से लड़ता है और उसको मार गिराता है, वही होता है टीका, यानी कि वायरस से लड़ने की क्षमता अपने अंदर आप मौजूद विकसित हो जाता है, ठीक है, तो वही होता है टीका या वैक्सीन, उसे ही बोलते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है, हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए, या फिर इंजेक्शन भोंक दिया जाए, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से भी इसे आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। कोरोना का जो टीका लग रहा था, क्यों लग रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस ही हमारे शरीर के अंदर घुसाया जा रहा था, पता है आपको, मृत अवस्था में मतलब घुसाया जा रहा था, ताकि जो हमारे शरीर के जो मतलब जो लड़ाई करने वाले हैं, ठीक है, समझ जाए पहले से, हाँ भाई ऐसा कोई वायरस है, इसको पहचान लो, आएगा तो इसका सीधा मार देना। तो ये होता है टीकाकरण, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे विकसित होती है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब क्या, वायुमंडल में तो बहुत नाइट्रोजन है, लेकिन क्या पादप उसको डायरेक्ट करते हैं, नहीं,
कुछ जीवाणु होते हैं जो उसको नाइट्रोजन मतलब क्या, यहाँ देखिए पादपों के अवशोषण योग्य बनाते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे क्या लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं। और इसी क्रिया को कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट बदलने की जो क्रिया होता है, ये क्रिया किसके द्वारा होता है, राइबोजियम जीवाणु के द्वारा होता है। इसे ही बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। और ये नाइट्रोजन किस यह प्रक्रिया राइबोजियम जीवाणु के द्वारा होती है। समझ गए हो। अगला सवाल बढ़ो। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, बहुत आसान सवाल है। और साथ में पूछा 15 के द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसका आंसर हाँ देखो, कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या, कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। आपको सवाल में दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर बोला है कि 15 के द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या, तो चलिए निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ का हाफ हो जाएगा, m कितना है, m है आपका देखिए 15, तो 15 हो जाएगा। और v का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हाफ गुने 15 गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। काट देना, 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। 15 को 8 से गुना कर दो, 15 8 120। और चूंकि ऊर्जा है इसलिए जूल हो जाएगा। समझ गए। तो ये रहा आपका उत्तर। और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए तीव्रता का प्रयास क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए तीव्रता का प्रयास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 HZ से ये 20 किलो HZ होता है। समझ गए। किलो मतलब क्या, हजार, तो 20,000 हो गया। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक हम लोग का मनुष्य का कान सुन सकता है, उससे ज़्यादा में कान फूट जाएगा। क्या है, आवृत्ति दिया है 100 हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब क्या, प्रति सेकंड कितना कंपन होता है ना। आपको हम बताएं आवृत्ति किसे कहते हैं कि प्रति सेकंड में कितना कंपन होता है, उसे ही तो आवृत्ति बोलते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है कि आप बताओ 1 मिनट में कितना कंपन करेगा। तो 1 हर्ट्ज दिया है यहाँ पर जो आवृत्ति है 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज मतलब क्या, 100 कंपन हो रहा है प्रति सेकंड। आवृत्ति मतलब यही है कि प्रति सेकंड कितना कंपन हो रहा है। दे दिया 100 हर्ट्ज यानी कि 100 कंपन प्रति सेकंड हो रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, 100 कंपन हो रहा है। इतना तक ठीक है। हमको निकालना है 1 मिनट में कंपनों की संख्या। अच्छा 1 सेकंड में हो रहा है 60, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी कि 60 से गुना कर दो, निकल जाएगा। 60 से 100 गुना करो, आ जाएगा 6000 यहाँ पर कंपन हो जाएगा 1 मिनट में। समझ गए। 1 सेकंड में 60 हो रहा है तो 60 सेकंड, 1 सेकंड में 60 हो रहा है, 1 सेकंड में 100 हो रहा है तो 60 सेकंड में 6000 हो जाएगा। सिंपल से गुना कर देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई से और भी बहुत सारी गुण है, ठीक है। तो मेन बात यह है 3 गो, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन धन, प्रोटॉन मतलब प्लस, प्लस मतलब धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और इन्हें पी से प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन नाभिक में ही होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि चार्ज है न्यूट्रॉन, नाम ही है न्यूट्रल, तो इसमें क्या आवेश कैसे रहेगा। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है और क्या, इसे एन से सूचित करते हैं, छोटा एन से। समझ गए। अगला सवाल है हाइड्रोजन के समस्थानिक H, D एवं T के लिए प्रत्येक में पाई जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। H, D और T, तो H मतलब प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम और T मतलब ट्रिटियम होता है। समझ गए। ये होता है 1H1, ये होता है 1H2, ये होता है 1H3। समझ गए। मतलब क्या, इसका जो देखिए ये क्या हाइड्रोजन का है, ठीक है, हाइड्रोजन का है, ये जो है समस्थानिक किसका है, हाइड्रोजन का है। मतलब परमाणु संख्या सब में समान होता है पर द्रव्यमान संख्या अलग होता है। देखो इसमें 1 द्रव्यमान है, इसमें देखो इसमें 2 द्रव्यमान दिख रहा है, इसमें कितना, इसमें 3 द्रव्यमान दिख रहा है। अब हम लोग लिखेंगे इसका अपरमाणु गुण, मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन मतलब होता है जितना परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉन मतलब क्या, आप याद रखिएगा, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या।
जितना किसी परमाणु में प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें परमाणु संख्या होगा। प्रोटॉन, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके ये द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या, और प्रोटॉन में से अगर न्यूट्रॉन को हम जोड़ दिए तो हम लोग का ये द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या होगा, सब में एक होगा, क्योंकि सब परमाणु संख्या तो समस्थानिक है ना, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है। देखिए सब में नीचे में क्या है, एक एक है ना, तो सब में प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन एक तो इलेक्ट्रॉन भी एक, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है ना, मतलब प्रोटॉन एक होगा तो इलेक्ट्रॉन भी सब में एक एक हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की बारी है, क्योंकि देखिए अब द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि m बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सब में एक है, अब यहाँ पर एक है, द्रव्यमान एक है, परमाणु संख्या भी ऊपर, देखिए यहाँ परमाणु संख्या नीचे वाला है, द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला है, तो एक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप लोग का न्यूट्रॉन में भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन में भी क्या हो जाएगा, सॉरी एक है, यहाँ पर नीचे में, एक मिनट यार ये लिखा था भी नहीं है, हाँ नीचे में क्या है, एक, मतलब प्रोटॉन कितना है, एक, और परमाणु संख्या एक, और द्रव्यमान संख्या भी एक। यहाँ कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर दोनों जगह एक है, मतलब परमाणु संख्या भी एक है और द्रव्यमान संख्या भी एक है। अगर हम न्यूट्रॉन भी एक कर दें तो क्या, एक और एक दो हो जाएगा, फिर द्रव्यमान संख्या दो हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आपका इसमें प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी एक हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी एक हो जाएगा प्रोटियम का। ड्यूटेरियम में आइए, यहाँ पर देखिए नीचे में एक है, मतलब प्रोटॉन एक है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक है, पर ऊपर में दो है, मतलब द्रव्यमान कितना हो गया, दो। अब द्रव्यमान किससे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिला करके। प्रोटॉन एक है तो दो द्रव्यमान, न्यूट्रॉन भी एक होना चाहिए ना, तब ना एक और एक दो हो जाएगा, तब ना दो द्रव्यमान होगा। समझिए, उसी प्रकार ट्रिटियम में देखिए, प्रोटॉन तो नीचे वाला एक ही है, परमाणु संख्या एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक हो जाएगा। अब परमाणु भार कितना देखिए, तो 3 है। परमाणु भार किससे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक हो गया, न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए, तब 3 होगा, तो 2 होना चाहिए सर, तो 2 हो गया। समझ गए, यही है चीज़। आगे अगला सवाल देखो, 18 नंबर क्या बोल रहा है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। तो देखो मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। सूर्य पत्थरों को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं जिससे उसमें दरार पड़ जाती है और टूट जाता है। मतलब क्या, सूर्य दिन भर पत्थरों को पूरा गर्म कर तपा देता है और रात के समय ठंडा हो जाता है, सिकुड़ना चाहता है, फिर पत्थरों में दरार हो जाती है। इस पर गर्म ठंडा होकर पत्थरों में दरार आ जाती है। ठीक है, जल क्या करता है, सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, और जल क्या करता है, सूर्य का ताप से जो दरार बनती है उसमें पानी भर जाता है। यदि जम जाता है तो दरार चौड़ा कर, और यदि यहाँ पर यदि जल लिखना, यदि के बाद जल लिख देना। ठीक है, यदि जल जम जाता है तो फिर यदि के बाद जल लिख देना यहाँ पर, एक मिनट यार यहाँ पर। ठीक है, यदि जल जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है। बहता हुआ वह जमा हुआ पानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता हुआ पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा कर ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर पाई जाती है। क्योंकि पत्थर बहा कर ले जाता है, हवा में उड़ा ले जाता है। हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराते हैं और छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जीव क्या करते हैं, जीव भी भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से, जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं। लाइकेन क्या, पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित करते हैं। लाइकेन कोई पौधा होगा जो पत्थर की सतह पर उग जाते हैं, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी का परत का निर्माण करते हैं। तो यही हो गया चीज़। और अंतिम सवाल है, संक्रमण के कारण एवं उसके बचाव का उपायों को लिखिए। तो देखिए सबसे पहला संक्रमण किस कारण होता है, वायु के द्वारा। छींकने खांसने से रोगाणु वायु से शरीर में आ जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में वायु में आ जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। जल द्वारा क्या है, जल द्वारा प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने, जल द्वारा मतलब जो प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। संक्रमण व्यक्ति अगर कोई पानी पीता है और हम भी उसी पानी को पीते हैं तो उससे विषाणु हमारे शरीर में आ सकता है। लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। और अंतिम है पॉइंट क्या, कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। मतलब मान लीजिए आप कहीं और पर बैठ गया, फिर उड़कर आपके शरीर में बैठ गया, तो इससे भी हो सकता है। बचाव के उपाय क्या है, तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए। मान लीजिए उसका भी टीका हैजा है तो हैजा का टीका, चेचक है तो चेचक का टीका, कोरोना है तो कोरोना का टीका। और अंतिम है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो आप लोग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मॉडल पेपर सेट 2 जल्दी सेट 3 आ जाएगा और बाकी का भी ला दूंगा। इससे पहले साइंस, सोशल साइंस तो हो ही गया है सेट 1, सोशल साइंस सेट 1, मैथ का, इंग्लिश का सबका अपलोड कर चुका हूं। आप लोग किस प्रकार से वीडियो जाते कमेंट करके बोलना, और हाँ यार सभी को शेयर जरूर करते रहना। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।